तो यहीं से एपिसोड नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है। हमें उस स्काई प्रिज्म को दिखाया जाता है, इसे हमारा हीरो लास्ट टाइम वहां पर देख लेता है एंड लेटरली मुझे इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि मैंने उस स्पेसशिप को देख लिया जिसमें जादू उतर के आया था। हमें बताया जाता है कि ये स्काई प्रिज्म चाइना की टॉप मोस्ट हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन में से एक माना जाता है। इसके अंदर चाइना की सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है एंड अभी तक कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन यहाँ पर नहीं पाया गया जो कि इस स्काई प्रिजन से वापस जिंदा लौट पाया। हमारा हीरो भी उससे वहां पर देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है कि ये तो स्काई प्रिजन है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? और वो ऐसे ही कहते फादर कह के उस प्रिजन के ऊपर भागने लगता है एंड हमें दिखाया जाता है वो दो हायर ऑफिसर जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आए थे वो वापस जाने लगते हैं एंड साथ ही में हमारे हीरो की फादर भी उन लोगों के साथ मौजूद होते हैं, मतलब कि वो इन्हें यहाँ पर शिफ्ट करवाने के लिए आए होते हैं उस स्काई प्रिजन के अंदर। उतने में ही हमारा हीरो अपनी फुल स्पीड से स्टेयर्स के ऊपर चढ़कर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और काफी सारे ऑफिसर्स उसे वहां पर रोकने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, पर हमारा हीरो जैसे तैसे अपने फुल स्पीड का यूज करते हुए टेरिस के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है। और जब वहां पर वो पहुंचता है तो वहां पर कई सारी पुलिस एज ए सिक्योरिटी खड़ी हुई थी। जब वहां पर पहुंचता है तो अपने डैड को बुलाता है। इसकी आवाज को सुनकर उसके डैड भी समझ जाते हैं कि फिलहाल उसका सन यहाँ पर आ चुका है एंड लिटरली वो दोनों ऑफिसर्स उसे वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। हमारा हीरो वहां पर आव देखता ही रहता है, उसके रास्ते में जो भी आ रहा होता है वह उन सबको काफी अच्छे से कूट देता है। वहां पर सारे के सारे ऑफिसर्स बुरी तरह से जख्मी होने लगते हैं। उसी टाइम पे वो हायर ऑफिसर हमारे हीरो के फादर से बोलने लगता है कि तो ये है तुम्हारे यूजलेस सन, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो उसके वहां पर हंसी उड़ाता है। इसकी बात को सुनकर उसके फादर वहां पर एकदम चुप हो जाते हैं और वहां पर कुछ बोल नहीं पाते, पर हमारा हीरो लिटरली सभी को काफी जल्दी डिफीट करके उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो वहां पर चिल्लाते हुए उनसे बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक सिंगल पर्सन को तुम यहाँ पर दूसरी जेल के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें इसके लिए यहाँ पर पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। और वो आगे बढ़ते हुए अब कहने लगता है कि मुझे अपने फादर की उस ट्रुथ को फाउंड करना ही पड़ेगा, जिससे कि अपने फादर का नाम यहाँ पर क्लियर करवा पाऊं। वही जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसके पास से काफी स्पीड से कोई चीज निकलती है, जिसे देखकर हमारा हीरो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट था, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता तो भी मैं इसे यहाँ पर डॉज नहीं कर सकता था। वही हमारे हीरो की परसेप्शन स्किल यहाँ पर एक्टिव हो जाती है और वो लड़की जो कि उस ऑफिसर के साथ में आई थी वो लिटरली हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने लग जाती है, पर हमारे हीरो ने काफी औसम तरीके से उसका हाथ पकड़ लिया था, जिसको देख के वो लड़की भी हैरान रह जाती है और वो कहने लगती है कि इसने मेरी हैंड ब्लेड को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया, आखिरकार ये हो कैसे सकता है। और वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए अपना हाथ हमारे हीरो के हाथ से छुड़वा लेती है और हमारे हीरो को कहती है कि पीछे हटो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करना। हमारा हीरो उससे कहने लगता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बस अपने फादर को यहाँ पे गुड बाय करना चाहता हूँ, पर वो लड़की नहीं मानती और वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए घूमते हमारे हीरो के पीछे आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। हमारा हीरो भी उसे वहां पर देख लेता है क्योंकि फिलहाल उसकी परसेप्शन स्किल यहाँ पर एक्टिव होती है। हमारा हीरो जैसे तैसे करते उसके उस अटैक को वहां पर डॉच कर लेता है और वो बाकी अटैक्स को उसकी शॉट के ऊपर ले लेता है और वो कहने लगता है कि वाकई ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वो लड़की अब सोचने लगती है कि इसने मेरे अटैक को वापस से ब्लॉक कर दिया। लास्ट टाइम तो मैंने सोचा था कि ये वाकई कोई कोइंसिडेंस होगा, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है शायद। और वो हमारे हीरो के ऊपर अब काफी ज्यादा मल्टीपल अटैक करने लगती है, जिसे हमारा हीरो उसकी शॉट से लगातार डॉज किए जा रहा था। पर हमारा हीरो भी अब वहां पर सोचने लगता है कि ये लड़की वाकई बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड वाकई दोनों ही मुझसे काफी ज्यादा है। क्या ये लड़की एक एडवांस स्टार फॉल वॉरियर है क्या? अगर मेरे पास यहाँ पे अपनी परसेप्शन स्किल नहीं होती तो मैं इसकी एक भी मूवमेंट को यहाँ पर समझ नहीं पाता। जब वो दोनों आपस में वहां पर लड़ रहे होते वही ऑफिसर वहां पे कहने लगता है कि ये वाकई में तुम्हारा बेटा है क्या? ये बच्चा तो यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ को रखता है जैसे कि तुम रखते हो। और वो हमारे हीरो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। हमारा हीरो अपनी एक हिट लिटरली उस लेडी के ऊपर मार देता है, जिससे कि वो वहां पर पीछे जाकर थोड़ी दूर हो जाती है। हमारा हीरो उसको देख के कहने लगता है कि मैं इससे यहाँ पर और ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा, शायद मैं यहाँ पर अब अपनी स्टार फॉल शॉट के टू रेजोनेंस की पावर को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये लड़की की पावर तो लगातार इसके हर अटैक के साथ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। वही वो लड़की अपनी काफी ज्यादा स्पीड का यूज करते हुए हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर हमारा हीरो भी अब अपने स्टार फुल स्वॉर्ड की रेजोनेंस पावर को एक्टिव कर लेता है। इसके कारण उसके हाथ में मौजूद उस स्वॉर्ड के ऊपर लिपटी सारी पट्टियां अब जल के वहां पर अलग हो जाती है। हमारा हीरो उसके ऊपर जस्ट अटैक कर ही रहा होता है, वो लड़की उसे वहां पर कह रही होती है अगर तुम यहाँ पे अपने हाथ और अपने पैर तोड़वाना नहीं चाहते तो अभी भी वक्त है कि पीछे हट जाओ। हमारा हीरो अपनी फुल स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है एंड वहीं पे उस बिल्डिंग के ऊपर पावर का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड वहां पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वहीं पे वो हायर ऑफिसर और हमारे हीरो के डैड वहां पर खड़े इन सब चीजों को देख रहे थे और काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, पर वो लड़की अब उस
धुएं से बाहर निकलती है। उस लड़की ने वहां पर अपने हाथों में 2 स्टार फॉल हैंड ग्लव पहन रखे जो कि काफी ज्यादा हायर ग्रेड के थे। हमारा हीरो भी जब उसे वहां पर देखता है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने वहां पर अपनी फुल पावर से उसके ऊपर अटैक किया था। वहीं पे हमारे हीरो के हाथ में उसके स्टार फॉल स्वॉर्ड की क्रिस्टल के अंदर अब क्रैक आना चालू हो चुके होते हैं एंड लिटरली वो स्टार फॉल स्वॉर्ड का क्रिस्टल वहां पर बुरी तरीके से टूट जाता है। पर अब वो हायर ऑफिसर वहां पर कहने लगता है कि नॉट बैड, ये काफी ज्यादा अच्छा था, तुम अपनी यंग एज के अंदर वाकई ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा है कि तुम यहाँ पर एक ट्रेटर के बेटे हो, नहीं तो तुम्हारे पास लाइफ के अंदर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती। हमारा हीरो उसकी बात को सुन रहा होता है एंड लिटरली वो अपनी स्वॉर्ड को वहां पर देख रहा होता है जो कि वहां पर अब बिगड़ चुकी होती है। वो हायर ऑफिसर उसको देखकर अब कहने लगता है कि क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट देता हूँ ताकि तुम अपने फादर से एक लास्ट फेयरवेल ले सको। एंड हमें उस स्काई प्रिजन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहां पर हवा में मौजूद होता है। फाइनली हमारा हीरो अपने फादर के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि डैड, हमारे हीरो के डैड उसको देख के कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि अब मेरा बच्चा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, मैंने देखा कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, अब तुम एक मैन कहलाने के लायक हो चुके हो। अपने डैड की बातों को सुनकर हमारे हीरो की तो हालत खराब हो चुकी होती है, वो वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कह रहा होता है कि डैड, पर वही अब हमारे हीरो के डैड वहां पर उसे बोलने लगते हैं कि क्योंकि अब तुम यहाँ पे स्ट्रांग हो चुके हो तो अब मैं तुम्हें फाइनली उस ट्रुथ को बताने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर अपनी कंट्री को कभी बिट्रे किया ही नहीं था, इसका रियल रीजन तुम्हें फॉल सिटी के अंदर जाकर ही मालूम पड़ेगा। और वो उसे कंधे पर हाथ रखते हुए ये बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जेनिंग सिटी के मिलिट्री बेस के अंदर जाना पड़ेगा। वो एविडेंस वहां पर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स के अंदर लॉक किया गया है, पर फिलहाल के लिए उस बेस को वहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर रखा गया है और उसका पासवर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। जिसकी बात को सुनकर हमारा हीरो वहां पर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे पता था कि मेरे फादर कभी ट्रेक्टर नहीं हो सकते। वहीं पे अब उसके फादर अब आगे बढ़ जाते हैं और उस हेलीकॉप्टर में बैठ के उस स्काई प्रिजन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो स्पेसशिप या स्टार शिप अब वहां से फ्लाई करते हुए आगे निकल जाती है। हमारा हीरो जस्ट उसे वॉच कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एपिसोड नंबर 14 यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। एपिसोड नंबर 15 की स्टार्टिंग होती है एंड हमें जीएमबी सिटी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम सन्नाटा होता है। हमारा हीरो वहाँ पर अब कराटे लेकर सो रहा होता है, पर उसी टाइम पे उसकी अलार्म क्लॉक वहाँ पर बजने लगती है जिससे कि उसे वहाँ पर डिस्टर्ब होने लगता है, तो वहाँ पर पलट के सो जाता है, पर वो अभी भी बजना बंद नहीं करती तो उसे वहाँ पर अब गुस्सा आने लगता है और वो लिटरली अब उठते हुए उस अलार्म क्लॉक पे अपना हाथ मार देता है जिसके कारण वो अलार्म क्लॉक वहाँ पर बुरी तरीके से टूट जाती है। हमारा हीरो उसको देखकर हैरान रह जाता है और अब रोने लगता है और कहने लगता है कि सॉरी क्लॉक, मैं यहाँ पर भूल गया था कि मैं इंटरमीडिएट स्टार वॉरियर बन चुका हूँ कुछ दिन पहले ही, पर मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। क्योंकि हमारे हीरो ने अलार्म क्लॉक को वहाँ पर खरीदने में काफी ज्यादा मनी को स्पेंड किया था, इसलिए वहाँ पर रो रहा होता है। सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारा हीरो रोजमर्रा के सारे कामों को करके वहाँ पर अब अंगड़ाइयां लेने लगता है, पर वहीं पे उसका सिस्टम अब उसे इन्फॉर्म करता है और उसे बता रहा होता है कि आपकी कंडीशन यहाँ पे अब काफी अच्छी है एंड यहाँ पर आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। हमारे हीरो ने वहाँ पर अपनी स्टैट्स को भी कुछ हद तक बढ़ा लिया होता है, जिसमें उसकी एजिलिटी अब 50 तक पहुंच चुकी होती है और स्ट्रेंथ उसने 45 तक एक्सीड कर ली होती है और उसके पास अभी भी वो 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मौजूद होते हैं जिसे उसने उस डबल हेडेड म्यूटेटेड मॉन्स्टर से हासिल किए थे। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा गौर से सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पर इस टाइम पर अलार्म क्यों सेट किया था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। पर उसी टाइम पे उसका फोन वहाँ पर बजने लगता है एंड वहाँ पर मिस्टर गाओ उसको काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते कि बच्चे तुम एक्चुअली में हो का, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे बारे में कितना कुछ सोच रखा था, जल्दी से यहाँ पे आओ और उन सब चीजों को मुझसे बोरो करो। जिसकी बात को सुनकर हमारा हीरो एक हद तक डर जाता है। वहीं पे हमारा हीरो तैयार होते हुए वहां से बाहर निकलता है और वो कहने लगता है कि हाँ पैटी अंकल, मैं यहाँ पर बस अपने रास्ते में हूँ एंड मैं यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। अब वो बाहर निकलते हुए सोचने लगता है कि अब मुझे इस रश के अंदर सफर करने की जरूरत नहीं है और अपने अंकल से बोल देता है कि अगर आप यहाँ पे थोड़े बहुत हंग्री हो तो बस अपने फूड को यहाँ पर ऑर्डर करो, मैं बस वहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। इसकी बात को सुनकर पैटी अंकल मतलब कि मिस्टर गाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि बच्चे तुमने मुझे यहाँ पर अभी क्या कह के बुलाया, तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई, वो भी दोबारा। और वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे इस तरह से बोलना ही चाहते हो तो ठीक है, इन सब बातों को यहाँ पर कचरे में डालो। वहीं पे हमारा हीरो सोचने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा गलत था और वो मिस्टर गाओ को मस्का लगाते हुए बोलने लगता है कि मिस्टर गाओ आप तो मेरे काफी ज्यादा हैंडसम टैलेंटेड एंड ऑसम अंकल हो। अब हमारा हीरो ऑफिस में पहुंच जाता है और वो वहां पर बोलने लगता है कि सॉरी
मुझे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। मुझे रास्ते में एलियन मिल गए थे। इसकी बात को सुनकर मिस्टर गाओ बोलने लगते हैं कि तुम्हारा एक्सक्यूज हर बार इतना ज्यादा स्पेशल क्यों होता है। और मिस्टर गाओ वहाँ पर बोलने लगते हैं कि इस बच्चे ने यहाँ पर बहुत ही कम समय में अपने आप को रिवर्स स्टार वॉरियर से एक इंटरमीडिएट स्टार वॉरियर के अंदर तब्दील कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा अपनी ट्रू एबिलिटी को यहाँ पर हाइड करने की कोशिश कर रहा था और वो अपने मन में सोच के कहने लगते हैं कि नेवर माइंड, यहाँ पर हर किसी के पास अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं। और वैसे भी ये बच्चा जो हुई का सन है, जो कि एक टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कहने लगता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं अंकल गांव से अपनी एबिलिटीज को हाइड नहीं कर सकता। अंकल गांव वहाँ पे अपने हाथ में एक बैग को हमारे हीरो को देते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पे मैंने उन सभी चीजों को इस बैग के अंदर रखवा दिया है जो कि तुम यहाँ पर चाहते थे। एंड तुम्हें यहाँ पे जेनिंग सिटी के अंदर जाने के लिए एक सर्टिफिकेट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी जो कि वहाँ पे सिटी पास की तरह काम करता है। तो मैंने उसका इंतजाम यहाँ पे कर दिया है। और वो उस पास को हमारे हीरो को देते हुए कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा नोविस स्टार वॉरियर का पास है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टार वॉरियर बन चुके हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए वहाँ पर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें वहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा जो कि यहाँ पर 3 मंथ के बाद होने वाला है। और वहाँ पर कहने लगते हैं कि जिनिंग सिटी कोई एक छोटी सी सिटी नहीं है जैसे कि हमारी जियांगमई सिटी है। वहाँ पर मिलिट्री बेसिस को या एरियाज को काफी ज्यादा हैवीली गार्ड किया जाता है। और अगर वहाँ पे तुम अंदर एंटर करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। पर वही वो अब बैग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जब तुम वहाँ पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर अपना काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बस तुम्हारी यहाँ पर बस इतनी ही हेल्प कर सकता था। जिनकी बात को सुनकर हमारा हीरो मिस्टर गाओ से कहने लगता है कि थैंक यू अंकल गाओ, आपने मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प की है एंड फिलहाल आपने मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा केयर भी की थी पिछले कुछ सालों के अंदर। वही मिस्टर गाओ अब काफी ज्यादा स्माइल करते हुए पीछे मुड़ जाते हैं और वो हमारे हीरो से कहने लगते हैं कि तुम इस बात की गलतफहमी बिल्कुल भी मत पाल लेना कि जुगो हुई ने कभी मेरी हेल्प की थी जब मैं अपनी यंग एज में था, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तुम भी यहाँ पर मेरे एक बच्चे की तरह ही हो। वही हमारा हीरो अंकल गाओ को पाव करते हुए बोलने लगता है कि अंकल गाओ, जब मैं इन सब कामों को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर लूंगा तो मेरे पास आपके लिए कोई काम होगा तो मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए वापस जरूर आऊंगा। और वो वहाँ पर मिस्टर गाओ को बोलकर अब वहाँ से बाहर निकल जाता है कि मिस्टर गाओ अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर गाओ अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वहाँ पर उन सब चीजों को याद कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे वो टाइम अभी भी याद है जब ये छोटा सा लड़का मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा था अंकल मैं यहाँ पर जस्ट अभी अभी अवेक हुआ हूँ, क्या मैं इस मर्सिनरी गिल्ड के अंदर काम कर सकता हूँ और यहाँ पर मनी को अर्न करने के लिए मिशंस को रिसीव कर सकता हूँ क्या। जब वो यहाँ पर काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था उस टाइम पे भी वो वहाँ पर मुझसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया करता था कि अंकल गाओ मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड जब वो 10 साल का हुआ था तो वो एक आर्मर को पहन के आ गया था और वो मुझे कह रहा था अंकल गाओ आज मैंने एक नए इक्विपमेंट को यहाँ पर बाय किया है, ये कूल है ना। पर अंकल गाओ उसका जवाब देते हुए कहने लगते हैं क्या ये बिल्कुल भी कूल नहीं है, शायद तुम्हारी आंखें यहाँ पर खराब हो गई है। वही लास्ट टाइम पे जब वो एक मिशन में काफी ज्यादा घायल हो गया था तब भी वो अंकल गाओ के पास में आकर बोलने लगता है कि अंकल हालांकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा इंजुरी से सफर कर रहा हूँ लेकिन मुझे वहाँ पर इस चीज का कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने आप को वहाँ पर अलाइव रख सकता था। पैटी अंकल ये मिशन मेरे लिए काफी ज्यादा टफ था पर मैंने वहाँ पर कुछ भी करके अपने एक बहुत ही बड़े पार्ट को वहाँ पर रोल किया एंड सक्सेस को हासिल किया। अब मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल स्काउट बन चुका हूँ। और वो ऐसे ही कहते उनकी यादों में धीरे धीरे गायब होने लगता है और अंकल गाओ को अंकल पेटी की आवाज वहाँ पर सुनाई देने लगती है। अंकल गाओ वहाँ पर अब बोलने लगते हैं कि बच्चे मुझे लगता है कि जब तुम यहाँ पर वापस लौटोगे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। हमें जेनिंग सिटी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो पहुंच चुका होता है और वो एड्रेस को देखकर कहने लगता है कि अंकल गाओ ने यहाँ पर मेरे ट्रेन टिकट को भी बाय कर दिया जो कि इन 5 दिनों की है। मुझे लगता है कि इतना टाइम मेरे लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। मुझे यहाँ पर अब ट्रेड सिटी के अंदर जाना होगा जहाँ पर मैं उस डबल हेडेड म्यूटेटेड क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के कोर को अपनी मिटियोर स्वॉर्ड के अंदर रिकास्ट करवा पाऊँ। और वो वहाँ पे अब सोचते हुए कहने लगता है कि जिनिंग सिटी का मिलिट्री बेस फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा इलाइट वॉरियर से भरा हुआ होगा। मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को अब बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर फिलहाल तो उनके साथ बिल्कुल भी अभी के लिए डील नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को क्विकली इंक्रीज करने की जरूरत है। अदर देन मुझे यहाँ पर उस मेटियोराइट सॉर्ड के साथ उस कोर को रिकास्ट करवाना पड़ेगा एंड मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मार्शल आर्ट स्किल की जरूरत पड़ेगी जिससे मुझे यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा
क्योंकि यहाँ पर जिनिंग सिटी के अंदर काफी ज्यादा मॉन्स्टर डेंस मतलब कि डंजन्स मौजूद है। क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ मिशंस को ले लूं ताकि उनको मानने के बाद मैं कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट को यहाँ पर बाय कर पाऊं। और वो ऐसे ही कहते अब वहाँ पे से आगे बढ़ने लगता है। हमारे हीरो का फोन अब वहाँ पर बजने लगता है। हमारे हीरो जब अपने फोन में देखता है तो उसके फोन में ली वी का फोन आ रहा होता है, जिसको वो उठाकर कहने लगता है कि ब्रदर वी, तुमने मुझे यहाँ पर सडनली कॉल क्यों किया, क्या तुम ठीक हो? पर वहीं पे ली वी वहाँ पर अब जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर अपना ब्रदर भी मत कहो, मुझे यहाँ पर ब्रदर ली कह के बुलाओ। आखिर तुम इतने दिनों से यहाँ पर कहाँ थे? मैं तुम्हें कितने टाइम से कॉल किए जा रहा हूँ। हमारा हीरो उसका जवाब देते हुए अब कहने लगता है कि ब्रदर भी, अगर आप यहाँ पे फ्री हो तो आज रात को हम यहाँ पे मिल सकते हैं, और साथ ही में मैं लूजिया से भी यहाँ पर मिलना चाहता हूँ। क्यों ना अब आज रात को हम तीनों यहाँ पर वापस से हमारी एक गैदरिंग रीयूनियन करें। वहीं पे उसका ब्रदर भी वहाँ पर बोलने लगता है कि चल ठीक है, आज रात को उसी प्लेस से मिलते हैं अपने पुराने वाले अड्डे पे। हमारा हीरो वहाँ पर उसे बोलने लगता है कि चल ठीक है भाई, मैं यहाँ पर थोड़े से पैसे कमा लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें इस बार की ट्रीट दूंगा। ब्रदर भी वहाँ पर कहने लगता है कि श्योर, चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। एंड यहाँ पर लीवी के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे की कॉम्बैट एबिलिटी यहाँ पर एकदम जीरो है, मतलब कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन है। हमारा हीरो उसके फोन को वहाँ पर काट देता है और अब वहाँ पर कहने लगता है कि वाकई ये काफी ज्यादा जल्दी हो गया, मुझे यहाँ पर अब ट्रेड सिटी के अंदर जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा और इस मीटियोराइट शॉट को यहाँ पर रिकास्ट करवाना पड़ेगा। वहीं पे हमारा हीरो अब मेट्रो के अंदर बैठ जाता है और वहाँ पर हमें बता रहा होता है कि यहाँ पर जब मैं काफी ज्यादा मुश्किल में था तो लीवी ने मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प की थी। वो मेरा यहाँ पर एक इकलौता ऐसा फ्रेंड था जिसने मेरे फादर की अरेस्ट हो जाने के बाद में मुझे सारे की सारी ट्रबल से हर बार बचाए रखा, और उसने मुझे वहाँ पर बुली होने से भी कई बार बचाया था। यहाँ तक कि उसने मुझे अपने साथ रखने और खाने को फूड भी काफी बार ऑफर किया था। वाकई वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। उसने लास्ट टाइम भी मुझे अपने घर की एक की देते हुए कहा था कि तुम यहाँ पर अपनी आईडी को यूज मत करना क्योंकि वो काफी ज्यादा स्पेशल है, तुम यहाँ पर मेरी आईडी का यूज कर सकते हो और ये की तुम अपने पास रख लो, जब भी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इसका यूज कर सकते हो। हमारा हीरो अब सीरियस होते हुए वहाँ पर कहने लगता है कि मेरे पास बस यहाँ पे 5 दिन बाकी है, इसके अंदर मुझे यहाँ से लीव करना पड़ेगा। और वो उस स्टेशन से, उस मेट्रो से अब बाहर निकलते हुए बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पर जियांगबिंग सिटी को अब रीच कर दिया है। एंड वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि यहाँ पर आप जियांगबिंग सिटी पे पहुंच चुके हैं, प्लीज यहाँ पर ट्रेन के आसपास बिल्कुल भी रश ना करे। हमारा हीरो उस स्टेशन से बाहर निकल जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। एंड जब वो दो लोगों से टकराता है तो उसे वहाँ पर काफी अजीब सा फील होता है और उसे वहाँ पर पता चल जाता है कि ये दोनों बंदे यहाँ पर नोविस स्टार वॉरियर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो की परसेप्शन स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी। हमारा हीरो वहाँ पर बोलने लगता है कि तो मेरी परसेप्शन स्किल यहाँ पर इस तरह से काम करती है कि ये मेरे आसपास रहने वाले पीपल्स की कॉम्बैट एबिलिटी को मुझे बता देती है। वाकई ये स्किल काफी ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। लेकिन जब मैंने उस लेडी के साथ फाइट करते वक्त इस स्किल का यूज किया था तो उस टाइम पे मैं उसकी कॉम्बैट एबिलिटी को फाइंड नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए उसका स्टार वॉरियर लेवल मुझसे काफी ज्यादा हायर था, शायद इसी कारण ऐसा हुआ होगा। वहीं पे हमारा हीरो अब बताने लगता है कि फिलहाल आज की ट्रेंड में एक स्टार वॉरियर की पोजीशन इस सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा ऊपर होती है, बिकॉज ऑफ उनका इन्फ्लुएंस हमेशा लोगों के ऊपर बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है। इसके कारण कोई भी स्टार वॉरियर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। अगर रिसेंट की गई रिसर्च के ऊपर बात की जाए तो सभी तरह के नॉर्मल लोगों के लिए एक स्टार वॉरियर एक आइडियल की तरह माना जाता है। एंड हमारा हीरो वहाँ पर बताने लगता है कि जब उस शेरन बीच सिटी के अंदर उस मॉन्स्टर टाइड ने अटैक किया था तो उस टाइम पे वहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं था जो कि वहाँ पर इन सब चीजों का सामना कर पाए, इस कारण वहाँ पर लार्ज अमाउंट में काफी ज्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। एंड वहाँ पर बहुत ही कम वॉरियर्स मौजूद थे। लेकिन आज के टाइम पे जब यहाँ पर काफी ज्यादा स्टार वॉरियर्स मौजूद हैं, इस कारण यहाँ पर लोग काफी ज्यादा अपने आप को सेफ फील करवाते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में वॉरियर्स मौजूद है क्योंकि उनकी हेल्प यहाँ पे कर पाएंगे। अब हमारा हीरो ट्रेड सिटी के अंदर एंटर करता है और जब वहाँ पे वो एंटर करता है तो वहाँ पर इतना ज्यादा रश देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो कहने लगता है कि वो यहाँ पर ट्रेड सेंटर वाकई बुरी तरह से पीपल से भरा हुआ है, आखिर यहाँ पे लोग इतना ज्यादा बाय कैसे कर सकते हैं। हमारा हीरो वहाँ पर बोलने लगता है कि प्रीवियसली अगर मैं यहाँ पे पहले उन फिश लिजार्ड की पेन्स को भी लेके आ जाता तो इस ट्रेड सिटी के अंदर मुझे काफी अच्छी कीमत मिल जाती उन सभी ड्रॉप्स के लिए। एंड यहीं पे एपिसोड नंबर 15 पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
तो यहाँ पे एपिसोड नंबर 16 की स्टार्टिंग होती है एंड हमें वहाँ पर रखे हुए कई सारे इक्विपमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी प्राइजेस को बताया गया था एंड लिटरली उनकी प्राइजेस यहाँ पर आसमान छू रही थी। हमारा हीरो वहाँ पर कई तरह के मॉन्स्टर कोर को भी देखता है जिनकी कीमतें भी वहाँ पर काफी ज्यादा होती है एंड उन लोगों ने उस ट्रेड सेंटर को वाकई काफी ज्यादा लग्जरियस बना के रखा हुआ था। जब हमारा हीरो वहाँ पर इन सब चीजों को देखता है तो वहाँ पर सोचने लगता है कि यहाँ पर ई रैंक के मॉन्स्टर कोर की कीमत लगभग मिलियंस के अंदर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर की तो प्रोबेबली यहाँ पर उसकी कीमत लगभग 10 मिलियन से ज्यादा ही होगी। हालांकि ये सारे के सारे कोर्स यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन मार्केट के अंदर फिलहाल इनकी ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। मुझे बस यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर कोर को लेके आना होगा और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक मिलियनियर बन जाऊंगा। हमारे हीरो अब वहाँ पर पीछे मुड़कर कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर अपने पैसों को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे बस इस म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर को इस स्टार फॉलन स्वॉर्ड के अंदर रिफोर्स करवाना है। और वो वहाँ पर फिलहाल के लिए अपना बैलेंस चेक करने की कोशिश करता है और वो उसको देखकर कहने लगता है कि ये तो काफी शेमफुल बात है कि मैंने वहाँ पर इतने सारे फिश लिजार्ड के स्पेशल टाइप के मटेरियल्स को पीछे छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे उनको साथ में लेके आता तो अभी शायद मैं यहाँ पर बिलियनियर बन जाता। वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पीछे किसी से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि सर यहाँ पर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ क्या। हमारा हीरो जस्ट पीछे मुड़कर उससे वहाँ पर देखता है पर अब वो वहाँ पर वापस से मुड़कर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पे काफी ज्यादा सफिशिएंट मनी मेरे पास मौजूद होगी, अब मैं यहाँ पे एक अच्छा डिनर कर सकता हूँ। और वहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि वहाँ पर किसी को एड्रेस बता रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और फिर राइट लेके मुड़ जाना है, उसके बाद आपको रेस्ट रूम मिल जाएगा। हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, इस लड़की का नाम लूजिया होता है एंड फिलहाल इसकी स्ट्रेंथ एक नोविस स्टार वॉरियर के बराबर होती है। हमारा हीरो लूजिया को वहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि ये लड़की तो वहाँ पर एक नोविस स्टार वॉरियर बन चुकी है। जब मेरे ब्रदर ली ने मुझे वहाँ पर लूजिया से मिलवाया था तो मुझे कहा था कि ज़ोफैन अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलो, इसका नाम लूजिया है। एंड लूजिया ने वहाँ पर उससे काफी अच्छे से हाय करते हुए कहा था कि ली हमेशा तुम्हारे बारे में बात किया करता है और अब से मैं तुम्हारे यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और उसने मुझे उस टाइम पे बताया था कि मैंने यहाँ पर ट्रेड सेंटर के अंदर एक जॉब को फाउंड कर लिया है, पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि उस टाइम पे मेरी सिस्टर एक स्टार फॉल वॉरियर बन चुकी है। क्या उस टाइम पे उसने मेरी उस सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ लिया था जब मैं ब्रदर बी के साथ रहा करता था और इस चीज को यहाँ पे हाइड कर लिया था कि वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को किसी को नहीं बताएगी ताकि वो हम दोनों में से किसी को भी यहाँ पर अपसेट ना कर पाए। हमारा हीरो वहाँ पर लूजिया को देखता ही है पर लूजिया वहाँ पर किसी से बात करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कह रही होती है कि ऑल राइट मैं वहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ। हमारा हीरो भी वहाँ पर कहने लगता है कि मैं उसे यहाँ पर हेलो बोलना चाहता था लेकिन अब मैं उससे रात को डिनर पर ही मिल पाऊंगा। वहीं पे हमें एक डोर को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपने सीनियर को अपोलोजाइज कर रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए सर। पर वहीं पे हमारा हीरो जब और भी इन्वेस्टिगेशन को करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे एक लेडी मिलती है जो कि उससे बोलती है कि सर जियांगबिन सिटी यहाँ पर एक थर्ड टायर सिटी है एंड यहाँ पर हमारे पास इस ट्रेड सेंटर के अंदर कई सारे ऐसे ब्लैक स्मिथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आपका काम कर सकते हैं, पर फिलहाल हमारे पास सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल के ही ब्लैक स्मिथ मौजूद है। अगर आपको अपने स्वॉर्ड के अंदर किसी ग्रेड मटेरियल का या कोर को रिफोर्ज करवाना है तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल के ब्लैक स्मिथ की जरूरत पड़ेगी एंड मैं इस चीज के लिए यहाँ पर आपसे माफी चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको किसी बड़ी सिटी की तरफ जाना चाहिए, शायद आपको वहाँ पर कोई एडवांस लेवल का ब्लैक स्मिथ मिल जाए। हमारा हीरो का बेचारे का वहाँ पर मुंह लटक जाता है और वहाँ पर कहने लगता है कि ऑल राइट मैं समझ गया, मुझे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक और बार इस ट्रेडिंग सेंटर को वापस से चेक करना चाहिए, शायद मुझे वहाँ पर कोई मिल जाए। वहीं पे वो लड़की हमारे हीरो को आई एम सॉरी कह देती है और कहती है कि सर आई एम सॉरी कि हम यहाँ पर आपकी हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हमारा हीरो वहाँ से आगे बढ़ जाता है पर वो लड़की वहाँ पर बोलने लगती है कि एक नोविस स्टार फॉल वॉरियर के पास में एक ई रैंक का म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर कैसे हो सकता है। और वो लड़का यहाँ पर बोल रहा था कि वो उसको यहाँ पर अपने वेपन के अंदर रिफोर्ज करवाने वाला है। आखिर ये कितना ज्यादा अजीब है। वहीं पे पीछे खड़ा हुआ लड़का बोलने लगता है कि एक ई रैंक का म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर आखिरकार एक नोविस वॉरियर के पास में इतना ज्यादा वैल्यूएबल आइटम कैसे हो सकता है। वहीं पे वो लड़की वहाँ पर बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि वो लड़का यहाँ पर किसी और का काम करवाने के लिए आया होगा। जब मैंने उस लड़के को वहाँ पर देखा था तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वहाँ पर वो किसी को मार सकता है। मैंने उसके पास को देखा था, उसके पास के अंदर एक नोविस वॉरियर का नाम लिखा था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे वॉरियर एग्जाम को देने के लिए आया है। चलो अब इन सब चीजों को भूल जाते हैं। एक ई रैंक का म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर उसके पास कैसे हो सकता है, उसे तो कोई एफ रैंक का मॉन्स्टर भी काफी आसानी से मार देगा। पर वहीं पे एक लड़की पीछे खड़े खड़े उनकी इन बातों को सुन रही थी और वो कहने लगती है कि ई रैंक का म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर वो भी एक स्टार फॉलन स्वॉर्ड के साथ में, आखिरकार
ये बंदा है कौन। जब उसकी बात को वो दोनों लोग सुनते हैं तो काफी ज्यादा थरथरा के कांपने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैडम, वही अगले सीन में वो लेडी जो कि हमारे हीरो को सॉरी कर रही थी कि हम आपका काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ पर दौड़ के आती है और कहने लगती है कि सर प्लीज वेट कीजिए। हमारा हीरो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई एडवांस लेवल का ब्लैक स्मिथ आ चुका है इस ट्रेडिंग सेंटर के अंदर, मुझे लगता है कि अब मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। वही हमें एक डोर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की हमारे हीरो के सामने खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक ई रैंक का म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर मौजूद है, जिससे तुम यहाँ पे अपनी स्टार पॉल स्वॉर्ड के अंदर रिफोर्स करवाना चाहते हो। हमारा हीरो उस लड़की को देखकर कहने लगता है कि लड़की तो काफी ज्यादा यंग है, मुझे लगता है कि उस एडवांस लेवल के ब्लैकस्मिथ ने यहाँ पर अपनी असिस्टेंट को मुझसे बात करने के लिए भेजा है। ये तो कितना ज्यादा इगोइस्टिकल है कि कोई ब्लैकस्मिथ इस तरह से मुझसे बात करवाने के लिए किसी और को भेज रहा है। वही हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। इस लड़की का नाम जू नायन होता है एंड फिलहाल इसकी स्ट्रेंथ अननोन होती है। मीन्स की हमारा हीरो इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर अभी तक फाउंड नहीं कर पाया है, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ हमारे हीरो से हायर लेवल की हो सकती है। वो लड़की वहाँ पर हमारे हीरो से बोलने लगती है कि अगर तुमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है तो मुझे उस मॉन्स्टर कोर को यहाँ पे दिखाओ, ताकि मैं उसे देख के उसकी अपीयरेंस को यहाँ पे देख सकूं कि वो यूजफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है। वहीं पे हमारा हीरो मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो वो काफी ज्यादा रूड है। एक ब्लैकस्मिथ को पर्सनली मेरे पास आना चाहिए था और मुझसे डिस्कस करना चाहिए था अगर मैं उसको यहाँ पर कोई जॉब दे रहा हूँ तो। जिसकी बात को सुनकर अब उन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है एंड यहीं पे एपिसोड नंबर 16 पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। तो यहाँ से एपिसोड नंबर 17 की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई ब्लैकस्मिथ को तुमसे बात करने के लिए, तुमसे डील करने के लिए पर्सनली तुमसे मिलना चाहिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे तुमसे पर्सनली मिल रही हूँ, पर तुम मुझे यहाँ पर एक बात बताओ कि तुम क्या वाकई उस मॉन्स्टर कोर की रियल ऑनर हो, क्योंकि मुझे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या मैं यहाँ पे सही कह रही हूँ? वहीं पे हमारा हीरो उसको बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे किसी भी तरह का झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही इंसान हूँ जिसने उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर को हासिल करने के लिए उस मॉन्स्टर को वहाँ पर पूरी तरह से किल कर दिया था। जिसकी बात को सुनकर उस ऑफिस में थोड़ी देर के लिए एकदम शांति हो जाती है एंड कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि यू, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने उस ई रैंक के म्यूटेटेड मॉन्स्टर को यहाँ पर मारा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे कोई पागल हूँ क्या? मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ और मैं वहाँ पे खुद भी उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर को हासिल करने के लिए कभी किसी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को नहीं मार सकती। अब वो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहने लगती है कि मुझे उस मॉन्स्टर कोर के रियल ओनर के बारे में बताओ कि ये एक्चुअली आया कहाँ से। और फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं कर पा रही और मैं यहाँ पे इन सब गेम को खेलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। हमारा हीरो से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जो भी बताया वो सबके सब ट्रुथ था। तुम यहाँ पर अपने आप को देखो, तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा यंग हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पे एक एडवांस रैंक की ब्लैकस्मिथ हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक ई रैंक के म्यूटेटेड मॉन्स्टर को मारने के लिए कैपेबल हूँ? इसकी बात को सुनकर वो लड़की वहाँ पर एकदम से शांत हो जाती है और वहाँ पर जाते हुए अब कहने लगती है कि चलो तुम इस रास्ते मेरे साथ आओ और मुझे यहाँ पर फॉलो करो। और वहाँ पर कहने लगती है कि मैं इस चीज की होप करती हूँ कि तुम यहाँ पे आगे चल के अपने इन वर्ड्स के लिए रिग्रेट नहीं करोगे। वहीं से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। वो लड़की हमारे हीरो को एक फोर्जिंग स्टेशन के अंदर लेकर आ जाती है और वो वहाँ पर हमारे हीरो को बताते हुए बोल रही होती है कि अगर यहाँ पे एक स्टार फॉलन इक्विपमेंट की बात करें तो उसकी अपीयरेंस को एक सही शेप देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोर्ट्स की जरूरत होती है, जो कि उसकी पावर को यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और इसी कारण वो सारी चीजें जिन खास तरह की पोर्ट्स से मिलकर बनी होती है वो चीजें वाकई में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी को हासिल करती है। एंड जब कोई ब्लैकस्मिथ अपनी स्किल का यूज करते हुए काफी ज्यादा हायर अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर लेता है और काफी ज्यादा स्टार फॉलन इक्विपमेंट को बना लेता है, तो उसके बाद वो एक हायर लेवल का ब्लैकस्मिथ बन जाता है। अगले सीन में हमें एक तलवार को पीटते हुए दिखाया जाता है एंड वहाँ पर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी मेटल वर्कर एक ब्लैकस्मिथ कभी नहीं कहलाता। एक ब्लैकस्मिथ सिर्फ एक ऐसा बंदा कहलाता है जो कि यहाँ पर स्टार फॉलन इक्विपमेंट को क्राफ्ट करता है और उसके बाद कई लेवल को एक्सीड करने के बाद वो एक प्रोफेशनल हायर लेवल का ब्लैकस्मिथ बन पाता है। हमें एक स्वॉर्ड को डालते हुए दिखाया जाता है एंड लिटरली वो स्वॉर्ड को निकालते हुए वहाँ पर बोल रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा इनफ मटेरियल्स पहले से ही मौजूद थे, इसलिए हम यहाँ पर इसकी स्टार फॉलन स्वॉर्ड की बॉडी को तो आसानी से बना ही पाए। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इजी है। वो लड़की वहाँ पर अपनी स्किल का यूज करते हुए अब उस स्वॉर्ड को शेप देने की कोशिश कर रही होती है और वो कहने लगती है कि अगर तुम अपने ई रैंक के म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर को इसके साथ इम्पेक्ट मतलब कि जोड़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो अभी बता दो, क्योंकि ये फिलहाल के लिए मैटर नहीं करता है कि मैं तुम्हारी बार बार सुनूंगी। अब हमारा हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि एक एडवांस ब्लैकस्मिथ किसी भी स्वॉर्ड की बॉडी को काफी आसानी से बना देती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये काम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा।
वो लड़की वहाँ पर उस स्वॉर्ड को पूरी तरह से बना देती है और वो कहने लगती है कि फिलहाल के लिए ये स्वॉर्ड बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगी, जिसे यहाँ पर रीफोर्जिंग कहा जाता है। और वो हमारे हीरो को देखकर कहने लगती है कि ये टाइम अब तुम्हारा है। अगर तुम उस ई रैंक के म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर के वाकई में ओनर हो तो मुझे लगता है कि तुम इसे काफी आसानी से कर लोगे। हमारा हीरो भी वहाँ पर उसको कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है मिज़ू, मैं यहाँ पर काफी अच्छे से इसको हैंडल कर सकता हूँ। अब हमें फाइनली उस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। मिज़ू वहाँ पे बोलने लगती है कि जब इस मॉन्स्टर कोर को इसके साथ फ्यूज किया जाएगा तो ये स्टार फॉल वेपन उस मॉन्स्टर कोर की एनर्जी से पूरी तरह से कवर हो जाएगा एंड यूज टाइम पे बस्ट भी हो सकता है। एक पावरफुल स्टार फॉलन वॉरियर हमेशा इस चीज के लिए नीड को रखता है कि वो अपनी पावर से किसी भी दूसरी पावर को सप्रेस कर सकता है। तुम्हें यहाँ पर इसकी एक्सप्लोजन को रोकते हुए अपनी पावर से इसकी पावर को सप्रेस करना पड़ेगा और यही इसका मेन कोर्स है। एंड अगर तुम इस मॉन्स्टर कोर की इस एक्सप्लोजन को यहाँ पर रोक नहीं पाए तो इसकी इफेक्टिवनेस ये स्टार फॉलन स्वॉर्ड के साथ में पावरफुल होके यहाँ पे तुम्हें मार सकती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर जब यहाँ पे वापस से अपनी कॉन्शियसनेस को अवेक करेगा वो तुम पे अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा। मिज़ू वहाँ पर बोल रही होती है कि इसके अंदर मौजूद जितनी भी एनर्जी जो कि क्रिस्टल के अंदर मौजूद है वो उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर की एनर्जी है और वो एनर्जी वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होगी एंड मिनिमम वो एक डी रैंक के मॉन्स्टर कोर के बराबर होगी। अगर तुम यहाँ पे उसको सप्रेस करने में फेल हो जाते हो तो तुम यहाँ पे मर जाओगे। और वो हमारे हीरो को कहते हुए बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे गार्डियन की तरह हमेशा बार बार एडवाइस नहीं दूंगी। अभी तुम्हें इस चीज को सोचना होगा कि क्या तुम ये कर पाओगे कि नहीं। अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं यहाँ पर ही अपनी इस फोर्जिंग को स्टॉप कर दूंगी। हमारा हीरो यहाँ पे कहने लगता है कि आई अंडरस्टैंड मिज़ू, मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ, मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। वहीं पे मिज़ू अब कहने लगती है कि चलो ठीक है, ये स्टबन बास्टर्ड यहाँ पे बिल्कुल भी मानेगा नहीं। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले हो बात। और वो उस मॉन्स्टर कोर को उस स्वॉर्ड के साथ फ्यूज करने लगती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर कोर अब उस स्वॉर्ड के साथ में फ्यूज होने लगता है एंड लिटरली उसके साथ में जब फ्यूज हो जाता है तो काफी ज्यादा एनर्जी को अनलिश करता है, जिसमें से अब वो डबल हेडेड म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर का मॉन्स्टर लिटरली एनर्जी के रूप में उसमें से बाहर निकलता है और वो काफी जोरों से वहां पर चिल्ला रहा होता है। मिज़ू वहां पर बोल रही होती है कि इसकी एनर्जी, इस मॉन्स्टर कोर की एनर्जी काफी ज्यादा है, अब ये एक्टिवेट हो चुका है, अब तुम इसे यहाँ पर जल्दी से सप्रेस करने की कोशिश करो। और वो हमारे हीरो को बोल रही होती है कि जस्ट तुम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी विल पावर को यहाँ पे गैदर करने की कोशिश करो और साथ ही में अपनी स्ट्रेंथ के साथ में ये इमेजिन करने की कोशिश करो कि तुम उसके साथ में फाइट कर रहे हो, ताकि तुम उसकी एनर्जी को सप्रेस करते हुए इस रिफोर्जिंग को कंप्लीट कर पाओ। हमारा हीरो उसकी बात को सुनकर बिल्कुल वैसे ही करता है और वो अपने हाथ को बढ़ाकर बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करता है जिस टाइम पे उसने उस मॉन्स्टर को वहां पर हराया था। और वो मॉन्स्टर उसकी एनर्जी के साथ में अब हमारे हीरो के काबू में आने की कोशिश कर रहा होता है। लिटरली वहां पर एक टोर्नेडो का एनर्जी ब्लास्ट होता है और वहां पर उस स्वॉर्ड के साथ में वो म्यूटेटेड मॉन्स्टर को पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है और वो स्वॉर्ड नीचे आकर गड़ जाती है। हमारा हीरो कहता है मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो चुका है, जिस चीज को देखकर मिज़ू काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और वो कहने लगती है कि इसने वहां पर काफी जल्दी उसको वहां पर सप्रेस कर लिया, मुझे लगता है कि इसी बंदे ने उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर को मारा होगा। और वहां पर कह रही होती है कि उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर की एनर्जी को सिर्फ वही इंसान वहां पर सप्रेस कर सकता था जो कि उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर को वाकई में वहां पर मारा हो, जिसी के कारण उस मॉन्स्टर की सोल वहां पर इंस्टेंटली काफी जल्दी कंप्रेस हो गई एंड ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और वो कहने लगती है कि मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार ये रेवेनेंट मॉन्स्टर सोल इतनी ज्यादा वाइड होने के बाद भी इतनी आसानी से इसके सामने कैसे रजिस्ट कर पाए। हमारा हीरो अब स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है। वही मिज़ू पीछे खड़े खड़े अब सोचने लगती है कि इस बंदे की यहाँ पर ट्रू स्ट्रेंथ वाकई इसके नौवीस रैंक से काफी ज्यादा ही होगी, क्योंकि इसकी आईडी के अंदर फिलहाल दिखाया जा रहा है एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर 18 साल से पहले नहीं बन सकता, तो ये लड़का इतने कम उम्र में इस इक्विपमेंट का आसानी से यूज कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हमारा हीरो मिज़ू को स्वॉर्ड दिखाते हुए कहने लगता है कि मिज़ू क्या अभी ये ठीक है। मिज़ू वहां पर कहने लगती है कि मैं अपने उस बिहेवियर के लिए तुमसे फिलहाल के लिए अपोलोजाइज करती हूँ। मुझे यहाँ पर इस चीज का डाउट हो गया था कि तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा कम होगी, मैंने तुम्हारी एज को देख के तुम्हें जज किया। हमारा हीरो वहाँ पर अब कहने लगता है कि मिज़ू कोई बात नहीं है, मैंने भी वहाँ पर आपके ब्लैक स्मिथ रैंक को देखकर एक टाइम पे आपको जज करने की कोशिश की थी। वही हमारा हीरो कहने लगता है कि मिज़ू क्या इसकी रिपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है क्या। मिज़ू वहाँ पर बोलने लगती है कि ऑफ कोर्स अब ये कंप्लीट हो गई है। हमारा हीरो उसको अपने हाथ में लेकर जब खड़ा होता है तो उसे काफी अच्छा सा फील होता है। वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि एक मिस्टीरियस सोर्स की पावर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रही है एंड मैं यहाँ पर अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर काफी जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहा हूँ। इसी कारण मेरी बॉडी यहाँ पर अब मुझे काफी ज्यादा लाइट फील करवा
बारी है। हमारे हीरो को वापस से उसकी सिस्टम मेन्यू दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि ये स्टार फुलन स्वॉर्ड, इसकी रीफोर्ज यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है एंड इसकी वेट को 25 केजी बताया गया होता है। इसने इसके यूज करने वाले यूजर की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है और ये उसकी एजिलिटी को मिनिमम 14 पॉइंट से राइज कर रही है। एंड इसके अंदर फिलहाल के लिए 2 एडिशनल एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर पहला शार्प स्वॉर्ड लाइट होती है, जो कि बहुत ही कॉमन होती है, लेकिन इसके अंदर एक नया एट्रीब्यूट भी मौजूद होता है जिसे ई रैंक की पेनिट्रेशन कहा जाता है। हमारा हीरो उसको देखकर हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि इसके अंदर 2 अलग अलग तरह के स्टेट्स है जो कि यहाँ पर सेम टाइम पे मौजूद है। वाकई ये काफी ज्यादा क्रेजी है। ये स्टारफॉल स्वॉर्ड तो वाकई फोर्जिंग के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मैं यहाँ पे बिना यूज करे बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पे मिजू कहने लगती है कि जू फैन, अगर तुम्हारा यहाँ पे हो गया हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि मैं तुमसे यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ पर बिग सिस्टर कह के नहीं बुला सकते क्या? हमारा हीरो वहाँ पर अपना मुंह बना के कहने लगता है कि बिग सिस्टर, मैं बस यहाँ पर एक रैंक लवर हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर कहने लगता है कि बिग सिस्टर, हाँ, मैं यहाँ पर एक ऐसा रैंक लवर हूँ जो कि मिलियन ईयर्स के अंदर सिर्फ एक बार पैदा होता है। इसकी बात को सुनकर मिस जो वहाँ पर काफी ज्यादा हंसती है और वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर बिग सिस्टर बुलाते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें 30% तक का ऑफ दे सकती हूँ, अगर तुम यहाँ पे फ्यूचर में भी मेरे पास स्टार फॉलन इक्विपमेंट को क्राफ्ट करवाने के लिए आते हो तो। इसकी बात को सुनकर वो गंदा सा मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि बिग सिस्टर, हाँ, ये मैंने क्या कह दिया, फिर से भूल गया। वहीं पे अब मिजू कहने लगती है कि दैट्स माय गुड लिटिल ब्रदर, और वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये बच्चा तो वाकई काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट को रखता है। सिर्फ हेवन ही जानता है कि ये बंदा यहाँ पर फ्यूचर में कितना ज्यादा ग्रो करने वाला है। अगर ये बच्चा यहाँ पर और भी ज्यादा हायर रेट की मॉन्स्टर कोर को यूज करते हुए मुझसे फॉर्जिंग करवाने के लिए बाद में आया तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर एक अच्छी लेवल की मास्टर ब्लैकस्मिथ बन जाऊंगी। पर हमारा हीरो अब कहने लगता है कि ये लो, पर मैं अभी भी यहाँ पे तुम्हें अपने बिग सिस्टर बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। वहीं पे मिजू पेमेंट को रिसीव करने के बाद अपना एक वीआईपी कार्ड हमारे हीरो को दे देती है और उसे कह देती है क्योंकि मैं यहाँ पे एक एडवांस ब्लैकस्मिथ हूँ तो मुझे वीआईपी कोटा से सिर्फ यहाँ पे ऐसे 3 कार्ड ही मिले हैं जिनका यूज मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम इसका यूज आगे भी काफी अच्छे से कर पाओ। और वो हमारे हीरो को यहाँ पर बता देती है कि अगर तुम इसका यूज यहाँ पे करते हो तो पूरे की पूरी कंट्री के अंदर किसी भी ट्रेडिंग सेंटर के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा स्पेशल डिस्काउंट बेनिफिट्स आसानी से मिल सकते हैं। और साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों के लिए कन्वीनियंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका यूज तुम कहीं पर भी कर सकते हो। हमारा हीरो उस कार्ड को अपने पास रख लेता है। वहीं पे मिज़ू हमारे हीरो को जाते हुए कहने लगती है कि अगर किसी भी मैटर में तुम्हें अपनी बड़ी बहन की याद आए तो तुम मुझे बस कांटेक्ट कर देना, मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊंगी। हमारा हीरो वहाँ पर अब उस कार्ड को देखकर सोचने लगता है कि मेरे पास फिलहाल के लिए तो कोई बड़ी सिस्टर नहीं है, लेकिन मैं इस वीआईपी ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी सारी चीजों को प्रोवाइड कर सकता हूँ एंड काफी ज्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स के अंदर से प्रिविलेजेस को बोरो कर सकता हूँ। अब हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट टाइमिंग है कि मैं यहाँ पे इस रिफोर्ज स्वॉर्ड का यहाँ पे टेस्ट कर लूँ। इस ट्रेडिंग सेंटर के अंदर कई ऐसे वेपन टेस्टिंग एरियाज मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पूरे सिटी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, पर फिलहाल के लिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा बिजी प्लेस है। पर अब जबकि मेरे पास ये वीआईपी कार्ड है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब लाइन में लगने की भी जरूरत होगी, पर ये अब काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया है कि मैं काफी आसानी से वहाँ पे जा सकता हूँ। हमें उसकी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फ्लैश कर रही होती है। हमारा हीरो कहने लगता है कि मेरी ये स्टार फॉलन स्वॉर्ड अपनी पावर को अनलीश कर रही है, मुझे जल्दी ही इसकी टेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। एंड यहीं पे एपिसोड नंबर 17 पूरी तरह से खत्म हो जाता है एंड यहाँ से एपिसोड नंबर 18 की स्टार्टिंग होती है। हमें वेपन टेस्टिंग अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग अपने वेपन को टेस्ट करने के लिए आए होते हैं। साथ ही में सीन को शिफ्ट करते हैं, हमें कोच रेस्टिंग अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता एंड वहाँ पर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे एक स्टार वॉरियर की अपीयरेंस को देखा जाता है। इस टेस्टिंग अरीना के अंदर काफी सारे ऐसे कोच मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर किसी भी मटेरियल की टेस्टिंग आसानी से कर लेते हैं कि उसकी ट्रू स्ट्रेंथ एक्चुअल में कितनी होती है एंड यहाँ पर मार्शल लेवल की कोचेस मौजूद होते हैं। अगले सीन में हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने वेपन्स को लेकर आए होते हैं एंड वहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा होता है कि एक स्टार मार्शल कोच का जॉब यह होता है कि वो स्टार वॉरियर को फाइट के लिए ट्रेन कर सके और इसकी सैलरी भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए ये एक आइडियल जॉब है। एंड अगर कोई यहाँ पे स्टार मार्शल कोच बनना चाहता है तो उसके लिए किसी बंदे को एक स्ट्रॉन्ग स्टार वॉरियर को हराना पड़ता है एंड लिटरली उसके पास यहाँ पर एक एफ रैंक की स्टार वेपन होनी चाहिए। वहाँ पर एक बंदा आगे बढ़ते हुए आपस में बात करते हुए बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे हर दिन एफ रैंक के स्टार इक्विपमेंट के साथ फाइट कर रहा हूँ वॉरियर से, पर मैं इस पुअर क्वालिटी के एफ रैंक मॉन्स्टर कोर्स से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है। अब दूसरा लड़का बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हो रहा हूँ,
लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक ई रैंक के स्टार वॉरियर के इक्विपमेंट के साथ में फाइट करोगे तो उसके क्लैश करने के कारण तुम्हारा भी यहाँ पर मॉन्स्टर कोर काफी जल्दी ब्रेक हो सकता है। हमें एक मॉन्स्टर कोर को दिखाते हुए बताया जा रहा होता है कि अगर हम यहाँ पे वाकई में एक ई रैंक के इक्विपमेंट के साथ में स्टार वॉरियर बन जाए तो हमें एक काफी अच्छा सा स्टार मार्शल कोच मिल जाता है। ब्रदर 10, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें और भी ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है ताकि हम दूसरों के खिलाफ कम से कम थोड़े यहाँ पर टिक पाए। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठे बैठे ये सब सोच रहा होता है। वहीं पे एक बंदा उससे आकर कहने लगता है कि ब्रदर 10, बैकडोर के ऊपर एक कस्टमर यहाँ पे आया हुआ है, पर मैंने उसे वहाँ पर काफी बार मना किया लेकिन वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि वो आपके अगेंस्ट आने की कोशिश कर रहा है। और वो बंदा हमारा हीरो का लेटर उसको दिखाने लगता है। जब वो बंदा वहाँ पर उसको पढ़ता है तो वो कहने लगता है कि इस बंदे ने अभी अभी अपने ई रैंक के म्यूटेटेड मॉन्स्टर को रिकास्ट किया है। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वही से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। बाहर की तरफ से काफी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं एंड वो कहने लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर सडनली इस एंट्री को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया। मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन हूँ एंड मैं यहाँ पे अपनी वेपन को टेस्टिंग करने के लिए आया हूँ अकेले। उसके बाद भी मुझे यहाँ पर अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा हीरो वहाँ पर अंदर एंटर करता है और कहने लगता है कि ये ब्लैक कार्ड तो वाकई काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। और वो अंदर एंटर करते हुए अब बोलने लगता है कि जब मैंने इसे वापस से रिकास्ट यहाँ पे किया है तो अब ये एक ई रैंक का कोर बन चुका है, पर ये एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर से मिलकर तो बना है, तो मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी मिनिमम डी रैंक के मॉन्स्टर कोर के बराबर तो होगी हो। तो मेरी यहाँ पे स्टार मार्शल कोच की टेस्टिंग करते वक्त स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वो वहाँ पर पीछे देखता है तो वहाँ पर मिस जू और वो ब्रदर 10 मौजूद होता है एंड वो जब उनको देखता है तो कहने लगता है कि एडवांस स्टार वॉरियर। ब्रदर 10 वहाँ पर उसको बोलने लगता है कि सो यंग मैन, तुम यहाँ पे एक म्यूटेटेड स्टार इक्विपमेंट को लेके आए हो, है ना। ये वाकई में एक काफी अच्छी स्वॉर्ड है, पर ये बिल्कुल पॉइंटलेस है अगर तुम इसकी फुल पावर को यहाँ पे अनलीश नहीं कर पाते हो। तो अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा देते हो तो मैं ये बात मान जाऊंगा, वरना तुम यहाँ पे बिल्कुल भी रोना मत। मैं यहाँ पे इस ट्रेनिंग सेंटर का स्टार मार्शल कोच हूँ एंड मेरा नाम GR10 है और मैं यहाँ पर एक एडवांस स्टार वॉरियर हूँ। अगर तुम यहाँ पे तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। और वो दोनों पोजीशन बनाकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। हमारा हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि GR10 इस पूरी की पूरी जियांगमिंग सिटी के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर 3 साल पहले जियांगमिंग सिटी के अंदर एक मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ था, जिसके अंदर जियांगमिन ने काफी आसानी से काफी सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर मार दिया था। और इस बंदे ने वहाँ पर उस टाइम पे ई रैंक के 1000 मॉन्स्टर्स को किल किया था और उस टाइम पे वो एक इंटरमीडिएट स्टार वॉरियर था। हमारा हीरो वहाँ पर जैसे ही खड़ा होता है तो GR10 वहाँ पर बहुत बुरी तरह से हमारे हीरो को घूर रहा था। हमारा हीरो उसको देखकर सोचने लगता है कि इस बंदे का ऑरा उस लड़की से तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे लग रहा है कि इसके और मेरे बीच में गैप आखिर कितनी ज्यादा है। ये मुझे यहाँ पर काफी आसानी से हरा देगा क्योंकि फिलहाल ये एक एडवांस स्टार वॉरियर है, पर मुझे यहाँ पर पहले अपनी स्वॉर्ड को रेस्टिंग पोजीशन में लाना होगा। हमारे हीरो की मेन्यू उसके सामने अपेयर हो जाती है। इसके अंदर उसे बताया जा रहा होता है कि आप एक इंटरमीडिएट स्टार वॉरियर है एंड फिलहाल आपकी मेंटल स्पिरिट 41 और एजिलिटी 50 है। हमारा हीरो वहाँ पर बिना देरी किए अब कहने लगता है कि चलो अब इसे यहाँ पे टेस्ट करते हैं और वो उस स्टार फॉलन स्वॉर्ड को एक्टिव कर लेता है और कहने लगता है कि देखते हैं कि इसके बीच में और मेरे बीच में ऐसी कितनी गैप है कि मैं इसे यहाँ पर बीट नहीं कर सकता। अब मुझे यहाँ पर एक एडवांस स्टार वॉरियर के साथ में फाइट करनी है। हमारा हीरो वहाँ पर अपनी स्टैट को देख रहा होता है। जब वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है तो फिलहाल उसकी फिजिक और एजिलिटी दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मिनिमम उसकी फिजिक 40% से इंक्रीज हो जाती है एंड एजिलिटी 60% से इंक्रीज हो जाती है। हमारा हीरो अपनी स्पीड का यूज करते हुए काफी फास्ट GR10 के पास पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि GR10 यहाँ पर एक बिग एक्स यूजर है और ये एक काफी ज्यादा हैवी वेपन होता है जो कि इसकी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, पर इसकी स्पीड को काफी कम कर देता है, जिसके कारण ये स्पीड से काफी ज्यादा सफर करता है। वही GR10 तो वहाँ पर काफी आराम से खड़ा होता है। हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि अभी फिलहाल मेरी एजिलिटी 90 पर रीच कर चुकी है और ये एक एडवांस स्टार वॉरियर से काफी ज्यादा है और मेरी एजिलिटी मुझे यहाँ पर काफी अच्छा एडवांटेज देने वाली है। हमारा हीरो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से मल्टीपल अटैक्स करता है, जिससे कि GR10 काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, पर वो किस तरह से अपने स्टार फॉलन वेपन का यूज करते हुए उसके अटैक को सडनली वहाँ पर स्टॉप कर लेता है। हमारा हीरो भी उसको देखकर हैरान रह जाता है और वो कहने लगता है कि इसने यहाँ पर अपने सिंगल हैंड
में ही उस एक्स का यूज कर लिया जो कि इतनी ज्यादा हैवी वेपन है, और वो कहने लगता है कि इसकी एक्स काफी ज्यादा लार्ज एरिया को कवर कर सकती है जब वो इसे यहाँ पर स्पिन करेगा, मतलब कि घुमाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। हमारा हीरो अपनी परसेप्शन स्किल को एक्टिव कर लेता है और कहने लगता है कि पर मुझे इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। GR10 वहां पर अपनी पावर को अनलीश करता है और उसको कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पे एक चांस है, इसने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। वही हमारा हीरो तो अपनी स्वॉर्ड को लेके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। GR10 काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अपनी एक्स को अब वहां पर घुमाता है। इसके कारण हमारा हीरो काफी ज्यादा पीछे जाके गिर जाता है, और वही जब हमारा हीरो वहां पर नीचे गिर जाता है तो GR10 वहां पर हवा में फ्लिप करता हुआ नीचे कूदता है। हमारा हीरो जस्ट उसे देखकर वहां पर कहने लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो वाकई काफी ज्यादा है, ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इससे यहाँ पर लड़ू तो फिलहाल मैं इसको आधा भी यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इसकी मेटियोराइट एक्स इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा देती है। हमारा हीरो वहां पर जस्ट अपने साइड में देखता है तो वो कहने लगता है कि ये अब पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अपनी 40% एडिशनल एजिलिटी एट्रीब्यूट को यूज कर लूँ तो मैं उसे इस एरिया से लिटरली थ्रो आउट कर सकता हूँ एंड मैं इस अरीना में जीत जाऊंगा। वही हमें मिस जू को दिखाया जाता है। मिस वहां पर सोच रही होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि हमारे मर्सिनरी हेडक्वार्टर के अंदर इसके जैसे बंदे की काफी ज्यादा जरूरत है। लिटिल ब्रदर फैन, क्या तुम वाकई में इसके साथ फाइट कर सकते हो अपने स्टैंडर्ड पे? क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है। वहीं पे हमें GR10 को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कहने लगता है कि ये एक वेपन टेस्टिंग अरीना है, यहाँ पे इस पार करने की कोशिश मत करो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की फुल पावर को अनलिश कर सकते हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा, अदरवाइज मैं तुमसे यहाँ पर नहीं लड़ने वाला। और वो ऐसे ही कहते अपनी एक्स का यूज करते हुए स्लैशेस लगा रहा होता है। हमारा हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि इसकी रेंज तो वाकई काफी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा सिमिलर रहने वाला है। मुझे यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज वेपन अटैक को करना पड़ेगा इसके ऊपर। मुझे लगता है कि इसकी एक्स इसको काफी ज्यादा अच्छे से पावर प्रोवाइड कर रही है। अब हमारा हीरो तैयार होते हुए अपनी स्वॉर्ड की पावर को अनलीश करता है और कहने लगता है कि मुझे अपने अपोनेंट की तरह ही यहाँ पर सिमिलर अगेंस्ट पावर को अनलीश करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर अपनी मीटियोराइट स्वॉर्ड की फुल पावर को यहाँ पर अनलीश करने वाला हूँ, और वो लिटरली मीटियोराइट स्वॉर्ड की पूरी पावर को यहाँ पे अनलीश कर देता है, जिससे कि उसका स्वॉर्ड वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और हमारा हीरो अब अपनी पावर के साथ में उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि दोनों की पावर वहां पर क्लैश करने लगती है। हमारा हीरो उससे लड़ते हुए कहने लगता है कि डैम इट, ये अटैक तो वाकई काफी ज्यादा हैवी था, मैं यहाँ पर अपने वेपन को सडनली बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। वही हमारे हीरो की विंडो उसे बता रही होती है कि आपने यहाँ पर एक न्यूली एट्रीब्यूट को ऑब्टेन किया था, जिसे ई रैंक पेनिट्रेशन कहते हैं, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। हमारा हीरो लिटरली अपने अटैक से उसके अटैक को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, एंड वहां पे उन दोनों के लड़ने के कारण काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगते हैं। वहां पर एक टोर्नेडो बन जाता है। हमारा हीरो भी लिटरली एक के बाद एक वहां पर स्लैशेस मारना चालू करता है, एंड वहां पर वो अरीना लगभग बीच में से टूट जाता है। पर वही हमें GR10 को दिखाया जाता है जो कि अब अपने हाथ को देखकर कहने लगता है कि ओ नो, ये शॉट तो काफी ज्यादा डेंजरस है। हमारा हीरो वहां पर सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी ई रैंक की बैटल स्किल को कैसे यूज कर लिया। पर अब वो काफी खुश होते हुए वहां पर कहने लगता है कि ये शॉट तो वाकई काफी ज्यादा यूनिक है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक यूनिक नेम जरूर देना चाहिए। और वो उस टाइम के सीन को याद कर रहा होता है जब लोग उसे बीट करने के लिए आते थे और वो उनको रोक लिया करता था और कहता था कि तुम यहाँ पर अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे GR10 को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अब बोलने लगता है कि अगर तुम यहाँ पे एक मीटियोराइट स्वॉर्ड को पा लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और उसने वहां पर कुछ टॉपिक दिए होते हैं जिसका बताया गया होता है कि यहाँ पर आप अपने पिक्चर को सेंड कर सकते हो, ग्रुप चैट कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप मॉन्स्टर्स को किल कर सकते हो, मनी के लिए इसको यहाँ पर सेल कर सकते हो, या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करके मॉन्स्टर को किल कर सकते हो, या फिर आप गर्ल्स के साथ फ्लर्ट कर सकते हो, एंड ऐसे ही कुछ। एंड यहीं पे एपिसोड नंबर 18 भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहीं पे एपिसोड नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है एंड हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर काफी सारे लोग एंट्रेंस के बंद होने के कारण काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हे, इसको ओपन करो जल्दी। वहीं पे एक बंदा कहने लगता है कि ब्रदर 10 यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। एक बंदा ब्रदर 10 को वहां पर देखकर कहने लगता है कि ब्रदर 10, हमने वहां पर उस मॉन्स्टर के साथ में लड़ते हुए सब कुछ देख लिया है, मुझे लगता है कि वो यंगस्टर श्योरली यहाँ पर लकीली उस ई रैंक के म्यूटेटेड कोर के ऊपर रिलाई करता होगा और उस मेटियोराइट वेपन ने आपके सारे के सारे अटैक को यहाँ पर उसके लिए ब्लॉक कर दिया होंगे। पर वो तो जस्ट एक नोविस लेवल का स्टार वॉरियर है, मुझे लगता है कि उस बच्चे के पास एक काफी ज्यादा प्रीशियस वेपन है। पर वही ब्रदर 10 को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होते हुए उसको कहने लगता है
कि शट अप, चुप हो जाओ तुम यहाँ पे। और वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर चुप हो जाता है। ब्रदर टेन वहाँ पर सोचने लगता है कि अगर मैं बात करूँ तो जो वेपन उसके पास मौजूद है वो वाकई काफी ज्यादा प्रीशियस है, जिसकी जरूरत किसी भी यूजर को काफी ज्यादा पड़ सकती है, जिससे कि वो अपनी पूरी पावर को यूज कर सके। अगर मैं देखूँ तो उस वेपन को ई रैंक के म्यूटेटेड कोर से रिकास्ट किया गया है। मुझे भी लगता है कि उसके कोर के साथ में उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई हो। पर वही हमारा हीरो जस्ट लेटरली वहां से बाहर निकलता है, जिसे ब्रदर टेन वहां पर देख लेता है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर हमारे हीरो से बोलने लगता है कि आपका नाम जुओ फैन है ना, राइट। ब्रदर टेन वहां पर आकर हमारे हीरो से बोलने लगता है कि सॉरी कि मैंने यहाँ पर एक्सीडेंटली अपने उस स्किल का यूज कर लिया, क्या तुम उससे हर्ट तो नहीं हो गए? अगर तुम यहाँ पे थोड़े से भी हर्ट हो गए हो तो मैं उन सब चीजों के लिए तुम्हें यहाँ पर एज अ मेडिकल फीस पे कर सकता हूँ। हमारा हीरो वहां पर उसे बोलता है कि इट्स फाइन, आपकी पावर यहाँ पे काफी ज्यादा थी, जिसके कारण मेरी लैंडिंग भी वहां पर स्लाइटली डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज ऑफ वो शॉक काफी ज्यादा पावरफुल थी। पर ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वहीं पे हमारा हीरो सोचने लगता है कि इस बंदे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई काफी ज्यादा डेंजरस होगा, पर ये बंदा तो काफी ज्यादा काइंड है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत एक्सपेक्ट कर लिया था। वहीं पे ब्रदर टेन वहाँ पर बोलने लगता है कि ये काफी अच्छा है कि तुम यहाँ पर ठीक हो। अगर तुम्हें फ्यूचर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। पर ब्रदर टेन वहां पर से जाने लगता है। वही पे ब्रदर टेन वहां पर कहने लगता है कि इसकी स्वॉर्ड वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि ये बंदा उसके लायक नहीं है। मुझे लगता है कि इस बंदे के पास अभी सिर्फ ई रैंक की स्वॉर्ड स्किल मौजूद है, लेकिन अगर ये बंदा और भी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्किल को यूज करता है तो इसका पोटेंशियल वाकई बहुत ही ज्यादा पावरफुल और लिमिटलेस होता। हमारा हीरो भी वहां पर उसके एडवाइस के लिए थैंक यू करके बाय बाय कर देता है। वहीं पे मिज़ू उसके पास में आती है और वो कहने लगती है कि कैसा रहा, क्या तुमने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का कोई नाम रखा है क्या? मेरे पास स्टाफ रिकॉर्ड के अंदर से कुछ नाम है, अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम बताना। एंड अगर तुम उस स्वॉर्ड को यहाँ पर बेचना चाहते हो तो जियांग बिंग ट्रेड सेंटर के अंदर तुम इसे बेचने के लिए आ सकते हो। हमारा हीरो उस स्वॉर्ड को देखकर कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड तो वाकई काफी ज्यादा ऑसम है। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर इसका एक यूनिक नाम रखने की जरूरत है, और वो स्वॉर्ड का नाम बोन पेनिट्रेशन रख देता है। वही से हमें ट्रेड सेंटर को दिखाया जाता है एंड हमें ब्रदर टेन को दिखाया जाता है, जिसके कंधे के ऊपर वो स्वॉर्ड का छोटा सा स्लैश लग गया था, जो कि उसे वहां पर काफी ज्यादा पेन दे रहा था। वो उसको देखकर कहने लगता है कि जूफेन ने जब मुझे ये स्लैश मारी तो मैं अपनी ई रैंक की स्किल का भी यूज नहीं कर पाया। अब मेरा शोल्डर कप यहाँ पे काफी ज्यादा हैवीली डैमेज हो चुका है। मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे मेरा हाथ ही वहां पर काट देता। अब वो वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि वो स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा रेयर है। मुझे लगता है कि वो स्वॉर्ड के पास एक से ज्यादा ऑटोब्यूट मौजूद होंगे, इसलिए उसने वहां पर दो अलग अलग तरह के स्पेशल ऑटोब्यूट्स को अवेक करा होगा। मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए, मुझे कुछ भी करके वो स्वॉर्ड लानी होगी। वही हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अभी भी ट्रेड सेंटर के अंदर घूम रहा था, और वहाँ पर कह रहा होता है कि इस ट्रेड सेंटर के अंदर काफी ज्यादा श्योरली लोअर क्लास के मटेरियल्स मौजूद है। मैं यहाँ पर एक बार घूम चुका हूँ, पर मैं अभी भी कुछ ई रैंक की स्किल्स को फाउंड नहीं कर पाया हूँ। हमारा हीरो वहाँ पर बताते हुए बोल रहा होता है कि स्पेशली ई रैंक की शॉर्ट स्किल यहाँ पर काफी ज्यादा आम है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए अब जिनिंग सिटी वापस जाना पड़ेगा। उसी टाइम पे हमारा हीरो किसी चीज को फील करता है एंड वहीं पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पर मीटिंग टाइम काफी करीब आ चुका है, ब्रदर भी काफी जल्दी यहाँ पर आ सकते हैं। वहीं पे कुछ लोग वेट में खड़े होते हैं एंड एक बंदा उनको कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एफ रैंक की मॉन्स्टर कोर के लिए पे कर सकता हूँ, वो भी मार्केट प्राइस पे। हमारा हीरो उस वॉइस को सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो कहने लगता है कि ये वॉइस तो मैं जानता हूँ। वहीं पे उन सबके बीच में एक बंदा बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पे भिखारी हैं क्या? हम यहाँ पे स्टार वॉरियर्स हैं। तुम्हें लगता है कि हम पैसों के बदले एफ रैंक के मॉन्स्टर कोर को यहाँ पे लेंगे? वहीं पे उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ये लड़की यहाँ पर अपने भाई का मॉन्स्टर कोर यहाँ पे यूज कर रही है। मुझे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है। एफ रैंक का मॉन्स्टर कोर काफी ज्यादा स्पेशल होता है, खासतौर से एक एफ रैंक का म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर। वहीं पे हमें सामने दिखाया जाता है जो दो लोग आपस में खड़े होते हैं। दरअसल ये लोग और कोई नहीं, हमारे हीरो के फ्रेंड्स होते हैं। वहीं पे ब्रदर भी कहने लगता है कि क्या क्या तुम हमारे साथ में स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुमने अभी कहा कि तुमने उस एफ रैंक के मॉन्स्टर कोर को यहाँ पे खो दिया, वो एक म्यूटेड कोर था। पर सामने वाला बंदा उसे कहने लगता है कि हम यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते थे, हम यहाँ पर ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे उस मॉन्स्टर कोर की देर में, उस एफ रैंक के म्यूटेटेड मॉन्स्टर कोर को हासिल करने के लिए हम यहाँ पर उसका यूज करना चाहते हैं एक वेपन को क्राफ्ट करने में। पर वो लड़के उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहने लगते हैं कि जब हम उस मॉन्स्टर कोर को टेस्टिंग कराने के लिए इस ट्रेडिंग सेंटर के अंदर आए थे तो इस लड़की ने उस कोर को एनालाइज करने के बहाने हमसे चुरा लिया। क्या जियांगमिंग सिटी का ट्रेडिंग स्टाफ इस तरह से काम करता है क्या कि वो कस्टमर के आइटम को नहीं दे वो चुरा ले? वहीं पे अब उस लड़की का पारा हाई हो जाता है और वो कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर किसी भी तरह के मॉन्स्टर कोर को बिल्कुल भी नहीं देखा, तुम यहाँ पर ऐसे फॉल्स एक्सक्यूज देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वहीं पे उनमें से एक बंदा बाहर निकलते हुए कहने लगता है कि हम यहाँ पर कोई हम
ट्रेडिंग सेंटर को ओपन करने के लिए नहीं बैठे रहते हैं। हम बस यहाँ पे तुम्हारी बॉडी को सर्च करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे उस मॉन्स्टर कोर को फाइंड नहीं कर पाए तो हम समझ लेंगे कि वो मॉन्स्टर कोर हमसे कहीं गुम गया, और वो लिटरली उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम बस यहाँ पे तुम्हें सर्च करेंगे कि तुम इनोसेंस हो या नहीं। वहीं पे ब्रदर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और बीच में आते हुए कहने लगता है कि यू बास्टर्ड, मैं यहाँ पे तुम्हें इस चीज के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता कि तुम मेरे सिस्टर को यहाँ पे टच करो। पर वो सामने वाला बंदा लिटरली उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे लड़ पाओगी, निकल जाओ यहाँ से। और वैसे ही कहते उसके ऊपर अटैक करता है। लिटरली उसका अटैक वहाँ पर ब्रदर ली के ऊपर लग जाता है, पर वो बंदा सामने से देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ पे कौन है जो कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। हमारे हीरो ने वहाँ पर उसके हाथ को पकड़ लिया होता है और वो उसको कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और लिटरली हमारा हीरो उसका हाथ तोड़कर उसे काफी अच्छी सी किक मारकर दूर फेंक देता है, जिससे कि वो काफी दूर जाकर गिरता है। लिटरली उसके साथ में आए हुए बंदे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि थर्ड ब्रदर, किस बास्टर्ड ने ये हिम्मत की कि वो आपको यहाँ पे हर्ट कर पाए। वहीं पे ब्रदर ली पीछे खड़े होकर ये देख लेता है और वो कहने लगता है कि जूफेन, क्या ये तुम हो? वहीं पे अब हमारा हीरो जूफेन वहां पर कहने लगता है कि इन ट्रैश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पर बुली करेंगे। अगर तुम यहाँ पर स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हो तो मैं ए फ्रैंक के म्यूटेटेड मॉन्स्टर को अकेले मारने की ताकत रखता हूँ। चलो मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ पर आता है। उसकी बात को सुनकर एक बंदा उसको कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ब्रदर को यहाँ पे हर्ट किया। अब मुझे तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि हमने यहाँ पर ग्रुप में तुम्हें मारने की कोशिश की। दूसरा बंदा उसको देखकर कहने लगता है कि किड, तुम अभी हमारे थर्ड ब्रदर के सामने माफी मांगो, वरना हम तुम्हें इतना मजबूर कर देंगे कि तुम भीख मांगकर बाद में हमसे अपने आप को छोड़ने के लिए कहोगे। और वो लिटरली हमारे हीरो की तरफ एक साथ अटैक कर देते हैं। हमारा हीरो उनको देखकर कहने लगता है कि अब दो नए न्यूबी नोविस स्टार वॉरियर मेरे अगेंस्ट आने की कोशिश कर रहे, देख लो। और वो लिटरली अपने सिंगल अटैक से उनके ऊपर पंच करता है, जिससे कि वो दोनों लिटरली काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। उनमें से एक बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि जियांग बिंग ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा बुली करता है अपने स्ट्रेंथ के दम पे। इन लोगों ने यहाँ पर हमारा मॉन्स्टर कोर को इंस्टॉल किया है और वो लोग हमें यहाँ पर मारकर भगा रहे हैं ताकि हम उनको यहाँ पर एक्सपोज ना कर दे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख पाया कि इस बंदे की मूवमेंट एक्चुअली कितनी ज्यादा फास्ट थी। क्या ये बंदा एक इंटरमीडिएट स्टार वॉरियर है? पर ये बंदा तो यहाँ पर काफी ज्यादा यंग है, ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और वो लिटरली हमारे हीरो को वहाँ पर देख रहे होते हैं। पर वही उसी टाइम पे ब्रदर 10 वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो दोनों वहाँ पर चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि शट अप, चुप हो जाओ। ब्रदर 10 जब वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ का मामला काफी ज्यादा हॉरिबल हो जाता है। सभी लोग ब्रदर 10 को देखकर कहने लगते हैं ये बंदा तो फेमस स्टार मार्शल कोच जिया 10 है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया है कि इस ट्रबल के अंदर जिया 10 को यहाँ पर आना पड़ा। वहीं पे हमें दिखाया जाता है ब्रदर 10 वहाँ पर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड की तरफ से आया। जब उन लोगों ने तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल को यहाँ पर देखा तो उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पर हेडक्वार्टर के अंदर ट्रांसफर कर दूं। अब ब्रदर 10 हमारे हीरो से कहने लगता है कि ब्रदर फैन, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत है क्या? पर वही जब ब्रदर 10 हमारे हीरो को अपना ब्रदर कहता है तो उन पुलिस की सिट्टी पिट्टी वहाँ पर गुम हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि इसका बिग ब्रदर ब्रदर 10 है। इसका मतलब कि हमने यहाँ पर एक रॉन्ग पर्सन से पंगे ले लिए। एंड यहीं पे एपिसोड नंबर 19 भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पर साथ ही हमें कुछ सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें यूयू माउंटेन की दिखाया जाता है, जिसके नीचे ये पूरी जेनिंग सिटी बसी हुई है। एंड वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है कि जाओ फैन, तुम आ गए। एंड यहीं पे ये एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके आने वाले वीडियोस आपको तभी दिख पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो एपिसोड नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है एंड हमें दिखाया जाता है उन लोगों को बुरी तरीके से वहाँ पर पीटा जा रहा होता है जो कि वहाँ पर थोड़ी देर पहले ट्रबल को मेक कर रहे थे। और वो लोग वहाँ पर अब चिल्ला रहे होते कि मुझे माफ कर दो, हम यहाँ पे गलत थे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ब्रदर 10 उन दोनों के रिकॉर्ड्स को देख रहा होता है और वहाँ पे बोल रहा होता है कि इन तीनों स्टार फॉल वॉरियर की यहाँ पर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे ट्रेडिंग सेंटर के वर्कर्स के ऊपर पब्लिक प्लेस में इस तरह से रिएक्ट करे। और वो उन तीनों के रिकॉर्ड्स को वहाँ पर देख रहा होता है जो कि वहाँ पर वाकई बहुत खराब होते हैं। ब्रदर 10 वहाँ पर कहने लगता है कि ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा हो गया है कि इन लोगों ने अपने रिकॉर्ड के अंदर एक और क्राइम को यहाँ पे नोट करवा लिया है। अब ये लोग 2-2 साल के लिए जेल की हवा खाने वाले हैं। और वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि कोई यहाँ पर पुलिस को कॉल करो, वरना यहाँ की पब्लिक ही इन लोगों को मार मार कर मार देगी, इन्हें यहाँ पर अरेस्ट करवाओ। लेकिन ब्रदर 10 की बीच में इंटरफेयर करने के कारण लोग माजरे को समझ जाते हैं और वो उन दोनों को वहाँ पर बुरी तरह से मारने
लगते हैं जिनके कारण उनकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। ब्रदर टेन वहाँ पर हमारे हीरो से बोलने लगता है कि इन सब चीजों के लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ ब्रदर फैन, ये हमारा फॉल्ट था कि हमारे सामने होते हुए भी ये सब चीजें यहाँ पर हो रही है। हमारा हीरो वहाँ पर कह देता है कि डोंट वरी, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन ब्रदर फैन को वहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि ये वही है जिसको मैं जानता था। ऐसा हो सकता है कि उन दोनों का नाम एक जैसा हो और शायद ये भी हो सकता है कि वो एक जैसे दिखते भी हो। पर वही उसकी सिस्टर उसको कहने लगती है कि ये वाकई में जियाओ फैन ही है जो कि ये एक काफी ज्यादा जीनियस स्टार फॉल वॉरियर बन चुका है, इसीलिए ब्रदर टेन इससे काफी ज्यादा पोलाइट हो रहा है यहाँ पर। वहीं पे ब्रदर टेन हमारे हीरो को टाटा बाय बाय करके वहाँ पर अलविदा कर देता है और कह देता है टच में रहना भाई। हमारा हीरो वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर वहीं पे ब्रदर टैंक अब कहने लगता है कि जो फैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जियामई सिटी के अंदर कभी एक इतने अच्छे जीनियस को देख भी पाऊंगा, पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक मर्सनरी गिल्ड के हेडक्वार्टर के अंदर अराइव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि ये सारे के सारे वर्ड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो। वही हमें रात के डिनर को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रदर फी और हमारा जो फैन बैठा होता है और वो हमारे हीरो को कहने लगता है कि जिया फैन चलो यहाँ पर अपने जाम को टकराते हैं, ठीक है, हमारे मिलने की खुशी में। पर ब्रदर फैन वहाँ पर बोलने लगता है कि थैंक गॉड कि तुम आज मुझे यहाँ पर मिल गए, नहीं तो मुझे लगा था कि लो जिया और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े ट्रबल के अंदर फंसने वाले थे। हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि एक्चुअली हम पहले ही मिल चुके थे। पर वही हमारा हीरो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैं यहाँ पर अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। क्या मुझे इनको बता देना चाहिए कि मैं इस तरह से अपनी असली पावर को इनके सामने छुपा पा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहने से हम लोगों के बीच के रिलेशन को थोड़ी सी भी यहाँ पर ठेस पहुंचेगी। पर मैं यहाँ पर किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकता कि मेरे पास एक वॉरगोड सिस्टम है। ब्रदर फी को वहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा नशे में होता है, पर वो वहाँ पर कहने लगता है कि ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जाओ फैन, मैं जानता हूँ कि इन सालों में तुमने काफी ज्यादा हार्ड टाइम को देखा है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हमारा हीरो उसको देखकर काफी ज्यादा अच्छे से स्माइल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए तुम्हारा थैंक यू ब्रदर फैन। वहीं पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सामने से उसका भाई उसको कहने लगता है कि मुझे लीजी बुला। ब्राइट हमारा हीरो कहने लगता है हाँ 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 ठीक है भाई ब्रदर ली, तो चलो चीयर्स करते हैं लीजी। अगले सीन में ब्रदर ली हमारे हीरो को वहाँ पर ड्रॉप कर देता है और उसको कह देता है कि चलो वापस मिलेंगे एंड अगली बार जब मिलेंगे तो इस बार की ट्रीट मेरी तरफ से रहेगी। वहीं पे अब उसकी सिस्टर भी उसको कहने लगती है कि अपनी ट्रिप को काफी अच्छे से एंजॉय करना। सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारा हीरो उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि गुड बाय ब्रदर वी एंड लूजिया, शायद इसके बाद हम फिर कब मिलेंगे मैं नहीं जानता। और वो ऐसे ही कहते अब वहां से आगे बढ़ जाता है। हमें माउंटेन्स को दिखाया जाता है एंड बताया जाता है कि इस माउंटेन को घोस्ट रेन माउंटेन कहा जाता है एंड होपफुली जब तक कि मैं यहाँ पर वापस आके तुम लोगों के साथ में फिर से एक बार मैं मिल जाऊं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा समय लगेगा। हमें जिनिंग सिटी को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन की जस्ट नीचे की तरफ बसी होती है। सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारा हीरो माउंटेन्स को देखते हुए कहने लगता है कि सारे के सारे जिनिंग मॉन्स्टर डेंस यहाँ पर इस घोस्ट रेन माउंटेन के अंदर लोकेटेड है एंड इन घोस्ट रेन डेंस के अंदर पूरा की पूरा वेस्ट चाइना एंटर करता है, जो कि यहाँ पर कई सारी मॉन्स्टर डेंस मौजूद है जिनका यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्ट रहता है। सीन को शिफ्ट करते हैं। हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि एक बेस होता है एंड उससे शील्ड से कवर किया गया होता है एंड हमें बताया जाता है कि ये घोस्ट रेन मिलिट्री बेस होता है जो कि इस माउंटेन के अंदर बसा हुआ होता है एंड हमारा हीरो लिटरली वहाँ पर दूर से उसे वॉच कर रहा होता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। हमारा हीरो वहाँ पर कई मिलिट्रेंट्स को देखता है जो कि वहाँ पर उस बेस को गार्ड कर रहे थे एंड लिटरली वो मिलिट्रेंट भी हमारे हीरो को वहाँ पर देख लेता है, जिसे देखकर हमारा हीरो वहाँ पर रफू चक्कर हो जाता है। सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारा हीरो अब फ्रीली नीचे उतरकर वहाँ पर घूमने लगता है और कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर वेस्ट की सबसे भारी मिलिट्री बेस को रखा गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था। यहाँ तक कि उस गार्ड ने भी मुझे वहाँ पर इतनी आसानी से इतनी दूर से लगभग देख लिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि फिलहाल मेरी करंट स्ट्रेंथ वहाँ पर अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए काफी ज्यादा कम है। मुझे लगता है कि मुझे अब इन सब चीजों का यहाँ पर भूल जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कोशिश भी करूँ तो मुझे लगता है कि गेट पर ही मुझे वहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं उस जगह पे जाने की कोशिश भी करूँ तो वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मेरे लिए वहाँ पे जाना ऐसा है जैसे कि एक बकेट को लेके समंदर को लंघ जाना। वैसे सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें कई टेंट्स को सड़क पर जाते हुए दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हमारा हीरो बोलने लगता है कि जेनिंग सिटी जियानवी सिटी से तो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इन दोनों के बीच में रियल डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों की सिटीज का साइज भी एक
एक दूसरे से इक्वल नहीं है। एंड यहाँ पर उस गोस्ट माउंटेन के अंदर ऐसी कई पावरफुल एंड मिस्टीरियस मॉन्स्टर डेंस मौजूद हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स प्लेस होते हैं। एंड फिलहाल ये पूरे वेस्ट चाइना के अंदर अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल कॉम्बैट फोर्स रखने वाला शहर है और इसके सबसे ज्यादा पॉपुलर फाइटर्स यहाँ पे सेंटर में मौजूद है जिन्हें जिनिंग मर्सनरी गिल्ड के नाम से जाना जाता है। वहीं से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो बोल रहा होता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उनकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक स्टार फॉलन वॉरियर को आसानी से संभाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरी स्टार फॉलन रिजर्व की तरह ही है जैसे कि मेरी एक गिल्ड है। एंड वहां पर वो बोलने लगता है कि अगर मैं बात करूँ हर फ्लोर के अंदर मौजूद कुछ नौसिखिए स्टार फॉलन वॉरियर्स की, तो सारे के सारे यहाँ पर ग्रुप बना के रहते हैं ताकि वो उनके कैप्टन को बीच में रख सके एंड उनकी प्रोटेक्शन कर सके। और वो वहाँ पर बता रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक पावरफुल अच्छी क्वालिटी का स्टार फॉलन वॉरियर अपने ग्रुप में मर्सनरी गिल्ड के बिल्डिंग के अंदर कुछ खास तरह के ब्रांचेस में आसपास मौजूद होता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसके अगले पार्ट को भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। सॉरी फॉर काफी ज्यादा डिले हो गया, लेकिन इसको बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं दूसरी स्टोरी पे भी काम कर रहा हूँ, होप सो कि वो स्टोरी भी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा हीरो किस तरह से जिनिंग सिटी की उस टॉप हाई क्लास मिलिट्री बेस के अंदर इन्फिल्ट्रेट कैसे करता है ताकि वो अपने फादर के उस एविडेंस को वहां से बाहर निकाल पाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो प्लीज कमेंट करें एंड एम रखते हैं 500 लाइक का, तो प्लीज इस टास्क को पूरा कर देना एंड जितना सब्सक्राइब कर सकते हो कर देना एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।